हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉकरोच, जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स वाले चैप्टर का एक नेक्स्ट पार्ट है। बच्चों, हम लोग यहाँ पे कॉकरोच के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और इसीलिए जब भी आप कॉकरोच को पढ़े तो एनसीईआरटी को साथ में रखें। ठीक है, ये आपको मिलेगा बच्चों पेज नंबर 111 पे एनसीईआरटी में। ठीक है, 11th की एनसीईआरटी में पेज नंबर 111 पे आप देखेंगे आपको कॉकरोच टॉपिक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना कॉकरोच के बारे में। सबसे पहले देखिए, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कॉकरोच के बारे में हमने एनिमल किंगडम में भी बच्चों पढ़ा था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो लार्जेस्ट फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा, और उसी फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक क्लास थी इंसेक्टा क्लास। लार्जेस्ट क्लास ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम दैट वाज इंसेक्टा, या इसको और क्या कहा गया था, हेक्सापोडा। तो बच्चों कॉकरोच जो है वो इंसेक्टा या हेक्सापोडा का मेंबर होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखते हैं कि ये ब्राउन कलर के हो सकते हैं या ब्लैक बॉडीड एनिमल्स होते हैं जो कि इंसेक्टा क्लास में पाए जाते हैं। किस फाइलम की? फाइलम आर्थ्रोपोडा की। ठीक है, तो अगर आप यहां पे डायग्राम्स को देखें तो आपको दिखाए गए कुछ यहां पे ब्राउन कलर के और ब्लैक कलर के इस तरीके के कॉकरोचेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों हम लोग ट्रॉपिकल रीजन्स पे देखें तो वहां पे कुछ और अलग अलग कलर के कॉकरोचेस भी देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ब्राइट येलो कलर का कॉकरोच है, रेड कलर का और ग्रीन कलर के कॉकरोचेस भी, ये सब आपको कहां देखने को मिलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं घरों में पाए जाते हैं वो कॉकरोच कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स पे देखें तो ब्राइट येलो, रेड या ग्रीन कलर के कॉकरोचेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे अगर देखें बच्चों तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इस कॉकरोच की डिटेल में, और ये कॉकरोच है बच्चों पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, या इसी को कहा गया अमेरिकन कॉकरोच। क्या कहा जाता है? अमेरिकन कॉकरोच या पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो है वही है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। तो हम लोग अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें बच्चों तो ये जो कॉकरोच है इसमें जो इसके विंग्स होते हैं वो इसके एब्डोमेन से भी बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। देखिए, ये जो इसके विंग्स हैं ऊपर वाले, ये इसके एब्डोमेन से भी ज्यादा क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। इसी बात को बच्चों एनसीईआरटी में लिखा गया। इसका जो साइज है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना का जो साइज है वो कितना होगा? 34 से 55 मीटर लॉन्ग होता है। और आगे लिखते हैं इनके विंग्स जो हैं दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एब्डोमेन ऑफ मेल। ठीक है, तो मेल का जो एब्डोमेन है उसके भी पीछे तक इनके विंग्स चले जाते हैं। ये बात एनसीईआरटी में आपको बताई गई है। ठीक है, आगे अगर देखें बच्चों तो कॉकरोच की कुछ हैबिट्स के बारे में डिस्कस किया गया। हैबिट्स में सबसे पहले आपको बताया गया कॉकरोच ओमनीवोरस होता है। ओमनीवोरस होने का मतलब क्या है कि ये सब कुछ खा लेते हैं बच्चों। अगर ये कॉकरोच की फूडिंग हैबिट के बारे में बात किया जाए तो ये लेदर को कट कर देते हैं, पेपर खा जाते हैं, और जो डेड कॉकरोचेस होते हैं इवन उनको भी ये खा जाते हैं, और जो नॉर्मल हमारा फूड होता है वो भी ये खा जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया ये कैसे होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं, मतलब ये सर्वाहारी होते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हैबिट के बारे में डिस्कस किया गया बच्चों एनसीईआरटी में, वो है कर्सोरियल। मतलब ये कैसे होते हैं? फास्ट रनर होते हैं, काफी तेज भागते हैं। ये बच्चों आप सबने देखा भी होगा कि घरों में जो कॉकरोचेस होते हैं वो काफी तेजी से भागते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया? ये कैसे होते हैं? कर्सोरियल होते हैं, मतलब फास्ट रनर होते हैं। ठीक है, इसके साथ बच्चों बताया गया कि ये नॉक्टर्नल हैं। अब ये चीज भी आपने ऑब्जर्व की होगी, जनरली जब आप रात के समय किचन में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं आपको कुछ कॉकरोचेस नजर आ जाते हैं। ठीक है, कॉकरोचेस बच्चों हमेशा वार्म प्लेस पे और डार्क प्लेस पे पाए जाते हैं जहां पे ऑर्गेनिक फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। उन जगहों पे, जैसे कि अगर हम होटल्स के किचन की बात करें या मेस के किचन की बात करें या घर के जो हमारे किचन होते हैं जहां पे फूड होता है, वहां पे ऐसी जगहों पे रात के समय में अक्सर कॉकरोचेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये नॉक्टर्नल होते हैं, दे आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, इसके साथ बच्चों लिखा गया इट ऑल्सो एग्जिबिट कैनाबलिज्म। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करते हैं? कैनाबलिज्म की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं बच्चों। कैनाबलिज्म का मतलब क्या होता है? जब कोई एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को खाता है तो ऐसी जो फिनोमेना है उसको हम क्या कहते हैं? कैनाबलिज्म बोलते हैं। ठीक है, कैनाबलिज्म का मतलब है कॉकरोच जो होते हैं वो दूसरे कॉकरोचेस को खा सकते हैं। जो डेड कॉकरोच हैं दूसरे, उनको ये क्या करते हैं? खा जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कैनाबलिज्म कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे हैं? कैनाबलिज्म की प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ हैबिट्स के बारे में डिस्कस किया हमने आपको बताया कि ये ओमनीवोरस होते हैं, कर्सोरियल होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, और क्या एग्जिबिट करते हैं? कैनाबलिज्म एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, आगे अगर देखिए बच्चों तो यहां पे हम कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि इनके बॉडी के डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो ये चीज मैंने आपको जब इंसेक्टा पढ़ाया था तभी क्लियर कट बताया था कि इंसेक्टा की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड,
थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, जब आर्थ्रोपोडा फाइलम की बात हुई थी वहां पे इंसेक्टा में मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहां पे बताई गई है। 3 बॉडी पार्ट्स पाए जाएंगे, हेड होगा, थोरैक्स होगा और क्या होगा, एब्डोमेन हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर देखें तो यहां पे सेगमेंट्स की बात की गई है। अब ये नंबर ऑफ सेगमेंट्स बच्चों यहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छी तरीके से याद रखेंगे। हम बात कर रहे हैं अभी अडल्ट स्टेज की, इस चीज पे ध्यान देंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, अडल्ट कॉकरोच की बात कर रहे हैं। एक अडल्ट कॉकरोच में देखें तो इसके हेड में 1 सेगमेंट पाया जाएगा, थोरैक्स में 3 सेगमेंट पाए जाएंगे, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स पाए जाएंगे। ठीक है, हेड में कितना है, 1 सेगमेंट है, थोरैक्स में 3 सेगमेंट है और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 14 सेगमेंट्स। ठीक है, तो एक अडल्ट कॉकरोच की अगर हम बात करें तो उसके अंदर टोटल 14 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन इसी को अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप देखिए हेड में नंबर चेंज हो गया, हेड में नंबर कितना है, 6 है। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे यह प्रूफ होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हेड में 6 सेगमेंट थे जो अडल्ट होने पे फ्यूज हो गए और एक सिंगल सेगमेंट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब कॉकरोच होता है तो उसके हेड में 6 सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस होकर वो एडल्ट हो जाता है तो फिर वहां पे वो सारे के सारे 6 जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पे आपको बताई जा रही है। ठीक है, थोरैक्स में देखिए सेम है, थोरैक्स में एडल्ट में भी 3 थे और एब्डोमेन में भी कितने हैं, जो एम्ब्रियोनिक पार्ट है उसमें भी कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, अगर हम एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में देखिए 11 है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एब्डोमेन में 11 है और अडल्ट स्टेज में एब्डोमेन में कितने हैं, 10 है। ठीक है, तो यहां पे भी नंबर जो है वो अडल्ट स्टेज में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अब टोटल नंबर की अगर बात करें तो यहां पे टोटल कितने सेगमेंट्स होते हैं, 20 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छी तरीके से याद रखेंगे। हेड में कहां कितने हैं और कहां पे थोरैक्स में कितने हैं और कहां पे एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स हैं। ठीक है, आगे देखें बच्चों, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं एक्सोस्केलेटल की। अब देखिए ये पॉइंट भी मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था जब फाइलम आर्थ्रोपोडा हमने पढ़ा था। वहां मैंने बताया था बच्चों कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर एक काइटिनियस एक्सोस्केलेटल पाया जाता है और ये काइटिनियस एक्सोस्केलेटल इनको अलग अलग तरीके के हैबिटेट में अलग अलग चैलेंजेस से बचाने का काम करता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में होता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे आपको बताई जा रही है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ काइटिन प्लेट्स। मैंने ये भी बताया था कि ये काइटिन का जो एक्सोस्केलेटन है ये प्लेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। यहां पे बच्चों कॉकरोच में इन काइटिनियस प्लेट्स को क्या नाम दिया गया, दीज काइटिनियस प्लेट्स आर नोन एज स्क्लेराइड्स। क्या कहा गया, स्क्लेराइड्स। बहुत अच्छी तरीके से इस टर्म को याद रखिए। काइटिन की प्लेट्स जो कि कॉकरोच का एक्सोस्केलेटल बनाती है, उन सभी प्लेट्स को कॉमनली हम क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स कहते हैं। ठीक है, कॉमनली सभी प्लेट्स को क्या कहेंगे, स्क्लेराइड्स कहेंगे। लेकिन अगर हम डॉर्सल प्लेट्स की बात करें तो उनको हम क्या कहेंगे, टर्गाइड्स। क्या कहेंगे, टर्गाइड्स। ठीक है, और अगर वेंट्रल प्लेट्स की बात करें तो उनको क्या कहेंगे, स्टर्नाइट कहेंगे। ठीक है, जनरली सभी को क्या कहेंगे, हम स्क्लेराइड्स कहेंगे। लेकिन अगर हम डॉर्सल वाली प्लेट्स की बात कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, टर्गाइड्स, या अगर सिंगुलर है, एक है, तो क्या कहेंगे, टर्गम। देखिए इस तरीके से ये कॉकरोच की बॉडी है, ये डॉर्सल सरफेस पे जो काइटिन की प्लेट पाई जा रही है तो इसको क्या लिखा गया, टर्गम। एक सिंगल प्लेट की जब बात करेंगे तो क्या कहेंगे, टर्गम। और इसी तरीके से वेंट्रल साइड में जब हम देखेंगे तो एक सिंगल प्लेट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, स्टर्नम। ठीक है, और इसी की प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगी, टर्गाइट, और स्टर्नम की प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टर्नाइट हो जाएगी। ठीक है, तो वेंट्रल साइड में जो प्लेट्स हैं उनको क्या कहेंगे, स्टर्नम या स्टर्नाइट, और डॉर्सल साइड में जो प्लेट्स पाई जाती हैं उनको क्या कहेंगे, टर्गम या टर्गाइट्स कहेंगे। ठीक है, और ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, स्क्लेराइड्स। होती क्या है, ये काइटिनियस प्लेट्स होती हैं जो कि कॉकरोच का एक्सोस्केलेटल बनाते हैं। ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों तो यहां पे कहते हैं कि एम्ब्रियोनिक टाइम पे क्या था कि जो 6 सेगमेंट्स थे वो सब फ्यूज होके, हेड के जो 6 सेगमेंट थे वो सब फ्यूज होके क्या बनाते हैं, हेड कैप्सूल बनाते हैं। यहां मैंने बताया ना कि देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में 6 हेड में सेगमेंट्स थे और एडल्ट में सिंगल हो गया, तो वही चीज यहां दोबारा लिखी गई, ऑल स्क्लेराइड्स ऑफ द हेड आर फ्यूज्ड टू फॉर्म हेड कैप्सूल। वो क्या बना लेते हैं, हेड कैप्सूल बना लेते हैं। ठीक है, बट इन थोरैक्स and abdomen sclerites are attached with a flexible membrane called articular or arthrodial membrane. Now this is again very very important point. ये जो articular और arthrodial membrane वाली बात आपको बताई गई है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे बच्चों। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो थोरैक्स और एब्डोमेन की स्क्लेराइड्स हैं, ये स्क्लेराइड्स आपस में एक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं और इसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलर या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार दोबारा पढ़िए, एंड यहां क्या लिखते हैं, थोरैक्स
thorax and abdomen sclerites are attached with a flexible membrane that is called articular or arthrodial membrane। ठीक है, एज सच आपके लिए बच्चों एनसीईआरटी की लाइंस यहां पे हैं और लाइन को बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके हम समझेंगे। ठीक है, तो जो स्क्लेराइट्स होती हैं जो डॉर्सल साइड में पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, टर्गम कहते हैं, और जो वेंट्रल साइड में पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। और थोरैक्स और एब्डोमेन की स्क्लेराइट्स आपस में एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं और इसी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई, एक्सोस्केलेटल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे हेड की बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया बॉडी में 3 पार्ट है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, तो 1 बाय 1 अपन तीनों की मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं और वो कौन सा है, हेड वाला पार्ट है। ठीक है, ये देखिए यहां पे आपको कॉकरोच का एक हेड दिखाया गया है। बच्चों कॉकरोच का जो हेड होता है ये एक अलग तरीके की पोजीशन पे पाया जाता है। जैसे यहां पे अगर हम देखें तो ये मान लीजिए कॉकरोच की बॉडी है। ठीक है, ये इसका एब्डोमेन वाला पार्ट हो गया और थोरैक्स वाला पार्ट है। यहां पे आगे अगर देखें तो यहां से एक हल्की सी एक छोटी सी थोरैक्स का ही एक्सटेंशन है जिसको हम नेक कह सकते हैं, और इस नेक से आगे अगर देखें तो इस तरीके से एक ट्रायंगुलर हेड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके का एक ट्रायंगुलर हेड देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज द स्पेशल पॉइंट इन दिस हेड, स्पेशल पॉइंट क्या है बच्चों, स्पेशल पॉइंट ये है कि ये जो हेड होता है ये इसकी बॉडी की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये जैसे मान लीजिए इसकी बॉडी की एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इस एक्सिस से अगर हम देखें तो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से राइट एंगल पे होता है, दैट मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे ये पाया जाता है और ऐसी कंडीशन को ही कहते हैं हाइपोगैनाथस कंडीशन। क्या कहेंगे, हाइपोगैनाथस कंडीशन, मतलब जो बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वहां से 90 डिग्री पे बेंड होता है इसका हेड, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे हाइपोगैनाथस कंडीशन। देखिए यही यहां पे लिखा गया है, क्या लिखते हैं, हेड इज ट्रायंगुलर एंड लाइज एंटीरियरली एट द राइट एंगल फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, और इसी को क्या कहेंगे, हाइपोगैनाथस कंडीशन। इसी को क्या कहा गया, हाइपोगैनाथस कंडीशन। ठीक है, यहां पे भी आप देख सकते हैं जो बॉडी है कॉकरोच की, मान लीजिए ये बॉडी है कॉकरोच की, तो इसका हेड इस तरीके से नीचे की तरफ होगा, तो ये जो एंगल बनेगा ये कौन सा होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। और जब इस तरीके से हेड प्रोजेक्टेड हो, 90 डिग्री के एंगल पे बेंड हो, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपोगैनाथस कंडीशन कहेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाइपोगैनाथस कंडीशन क्या होती है, बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से हेड 90 डिग्री पे नीचे की तरफ बेंड होता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखते हैं, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। तो ये बात हमने पीछे वाली स्लाइड में भी पढ़ी थी, एम्ब्रियोनिक टाइम पे 6 सेगमेंट्स हेड में हुआ करते थे, लेकिन एडल्ट स्टेज में ये सब फ्यूज हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, यहां पे देखिए लिखते हैं हेड कैप्सूल बेयर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। ठीक है, वी नो दैट, हमने ये एनिमल किंगडम में भी डिस्कस किया था कि जहां पे हेड होता है वहीं पे इसके मोस्ट ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स ऑर्गेनिजम्स के पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे सेंसरी ऑर्गन्स में देखें तो यहां पे आइज पाई जाती हैं बच्चों। ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है, दीज आर व्हाट, दीज आर आइज। ठीक है, ये ब्लैक कलर की कंपाउंड आइज होती हैं, और ये बात भी मैंने आपको आर्थ्रोपोडा में बताई थी कि इंसेक्टा क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वहां पे कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, मतलब बहुत सारी यूनिट्स जो हैं वो वहां पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहां क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं कि हेड कैप्सूल बेयर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। यहां क्या होती है, अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज होती हैं जो कि बीन शेप की कलर की आइज होती हैं, हेड में आगे की तरफ यहां पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, ईच कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ 2000 यूनिट्स एंड दीज यूनिट्स आर कॉल्ड ओमेटिडिया। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज सच क्वेश्चन यहां से आपको कई बार देखने को मिलेगा। जब आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉकरोच की आई में कितने ओमेटिडिया होते हैं, तो नंबर क्या होगा, 2000, लेकिन 2000 इन ईच। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ईच, ये इस वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, हर कंपाउंड आई में 2000 यूनिट्स हैं। अगर टोटल की बात की जाएगी तो नंबर 4000 हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अगर टोटल कॉकरोच की बात की जाए, इन कॉकरोच हाउ मेनी ओमेटिडियाज आर देयर, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 4000। लेकिन अगर पूछा जाए इन ईच आई ऑफ द कॉकरोच हाउ मेनी ओमेटिडियाज आर देयर, तो नंबर कितना हो जाएगा, 2000। याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। जो आई है उसी के आगे एक सॉकेट होता है और उस सॉकेट से ये थ्रेड लाइक जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, और इसी थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया बच्चों, एंटीना। क्या कहा गया, एंटीना। ठीक है, देखिए क्या लिखते हैं, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आइज। ठीक है, देखिए आइज है, उसके सामने एक मेम्ब्रेनस सॉकेट होता है और वहीं से क्या होता है, वन पेयर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, और इसी को क्या कहते हैं अपन, एंटीना कहते हैं। बच्चों ये जो एंटीनाज होते हैं ये कॉकरोच को उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। सराउंडिंग
सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसको मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं, सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, फूड सर्च करने में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहां पे लिखी गई हैं। एंटीनास हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में, फूड को सर्च करने में ये जो एंटीनाज हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। यहां पे माउथ पार्ट्स की बात की गई, अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। जब हम माउथ पार्ट्स की बात करते हैं बच्चों कॉकरोच के अंदर, तो ये डायग्राम आपको मिलता है एनसीईआरटी में। अब यहां पे जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो होते कैसे हैं? बाइटिंग एंड चिविंग टाइप के। कैसे होते हैं? बाइटिंग एंड चिविंग टाइप के। देखिए, कॉकरोच पढ़ते पढ़ते आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, वहां पे भी मैंने बताया था अलग अलग तरीके के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर, उनमें से सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो कौन से हैं? बाइटिंग एंड चिविंग टाइप के। ठीक है, तो यहां पे जो माउथ पार्ट्स हैं वो कैसे हैं? बाइटिंग एंड चिविंग टाइप के, काटने और चबाने वाले जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो यहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखें बच्चों, तो यहां पे कहते हैं कि ये जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो सब एक सराउंड करते हैं, कैविटी बनाते हैं, और दैट कैविटी इज नोन एज साइबेरियम या प्री ओरल कैविटी। इसी कैविटी को क्या कहते हैं? साइबेरियम या प्री ओरल कैविटी कहते हैं। कैसे बनाते हैं उस चीज को हम समझते हैं। देखिए, यहां पे ये बहुत सारे जो माउथ पार्ट्स हैं जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया वही चीज आपको यहां पे दिखाई गई है। सबसे पहले देखिए, ये लैब्रम है, और लैब्रम जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैब्रम इज ऑल्सो नोन एज अपर लिप। ठीक है, ये कॉकरोच की क्या हो जाएगी? अपर लिप हो जाएगी। और लैबियम जो होता है, लैबियम को हम क्या कह सकते हैं? ये है लोअर लिप। ये कॉकरोच की क्या हो गई? लोअर लिप। और जो लैब्रम है वो क्या हो गया? अपर लिप हो गया। ठीक है, अब देखिए ये किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और कैसे इस कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यहां पे ये जो मेरा ऊपर वाला हाथ है ये क्या हो गया? लैब्रम। आप मान लीजिए ये क्या हो गया? लैब्रम। और जो नीचे वाला हाथ है ये क्या हो गया हमारे पास? ये लैबियम हो गया। तो अपर लिप क्या हो गया? ये ऊपर वाला हाथ मतलब लैब्रम, और नीचे वाला हाथ क्या हो गया? लैबियम हो गया। ठीक है, तो ये तो आपने लैब्रम और लैबियम की पोजीशन देखी। अब अगर साइड्स में देखें, ये जो थंब है मेरे, ये जो साइड्स में आप देख रहे हैं थंब है, यहां पे क्या हो जाएंगे? मैक्सिला और मैंडिबल। कहां होंगे? साइड्स में, लैटरल सरफेस पे पाए जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा? लैब्रम, नीचे की तरफ क्या होगा? लैबियम, और इस लैटरल सरफेस पे अगर देखें तो यहां पे जो थंब है यहां पे क्या होगा? मैक्सिला और मैंडिबल्स होंगे। ठीक है, इसके बाद देखें तो आप देखिए, मैं इस अपर लिप को अगर हटा दूं तो आपको ये रिमोट दिख रहा है, ये रिमोट दिख रहा है ना, तो ये रिमोट क्या है? मान लीजिए ये इसकी टंग है, और टंग क्या है यहां पे? हाइपोफैरिंग्स। टंग क्या है? हाइपोफैरिंग्स। तो अब आपने सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके लोकेशन को समझ लिया। ऊपर की तरफ क्या है? अपर लिप है, नीचे की तरफ ये वाला पार्ट क्या है? लोअर लिप है, और लोअर लिप के ऊपर अगर देखें इन दोनों के बीच में तो यहां पे एक नॉन काइटिनियस स्ट्रक्चर हाइपोफैरिंग्स या टंग पाया जाता है। लैटरल सरफेस पे देखें तो क्या होगा? यहां पे हमारे पास मैंडिबल है, और क्या हो जाएगा? मैक्सिला। तो इस तरीके से बच्चों देखा हमने कि ये जो सारे माउथ पार्ट्स हैं ये सब मिलके बीच में एक कैविटी बना रहे हैं, और ये जो कैविटी है, ये बीच में जो मेरे दोनों हाथों के बीच का स्पेस है, ये जो कैविटी है, इसी को क्या कहते हैं? प्री ओरल कैविटी या साइबेरियम। क्या कहा जाता है? प्री ओरल कैविटी या साइबेरियम। ठीक है, तो देखिए यहां पे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, एक बार जल्दी से दोबारा देखते हैं। लैब्रम को क्या बोला? अपर लिप बोला। लैबियम को क्या बोला? लोअर लिप बोला। ये जो यहां पे स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? मैंडिबल। पेयर्ड होते हैं, एक इधर साइड में होगा और एक इधर साइड में होगा। लैटरल साइड में है ना, लेफ्ट में, और एक कहां होगा? राइट में होगा। ठीक है, तो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है मैंडिबल। मैंडिबल के पास बच्चों यहां पे काइटिनियस स्ट्रक्चर्स हैं, यहां पे कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनके पास अगर देखें तो दोनों रीजन्स होते हैं। ये ग्राइंडिंग रीजन भी होता है और उसके साथ साथ इंसिजन रीजन भी पाया जाता है। ठीक है, मतलब पीसने का रीजन भी है, जहां से ग्राइंड किया जा सकता है, और जहां से कट किया जाए वो रीजन भी यहां पे मैंडिबल्स के पास होता है। ठीक है, फिर आगे देखें तो बच्चों आते हैं यहां पे मैक्सिला। ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। मैक्सिला के बारे में आपको याद रखना है, ये सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह भी, मैक्सिलरी पैल्प जो है वो सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह भी काम करते हैं। उसके साथ साथ फूड को पिक करके और ओरल कैविटी तक ले जाना, इस प्री ओरल कैविटी तक ले जाना, वो काम भी किसका होता है? मैक्सिलास का होता है। ठीक है, तो मैक्सिलास जो है वो अपने एंटीनास को क्लीन करना हो, फूड को पिक करना हो ओरल कैविटी तक ले जाने के लिए, या कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स की तरह भी ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई? मैक्सिला की हो गई। अगर यहां पे देखें तो ये लैब्रम वाला पार्ट है, लैबियम वाला पार्ट है, जो कि लोअर लिप की तरह काम करता है। ठीक है, और यहां पे ये जो लैब्रम है, इसमें अगर हम देखें तो इस लैबियम में बच्चों यहां पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज स्ट्रक्चर्स, इनको क्या कहते हैं? लैबियल पल्प कहा जाता है, और ये भी एक सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने देखे। एक बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कि एक ही इन सभी बॉडी पार्ट्स में, जो ये सभी माउथ पार्ट्स हैं, इनमें से एक ही स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि नॉन काइटिनियस है, और वो नॉन काइटिनियस स्ट्रक्चर कौन सा है? हाइपोफैरिंग्स। कौन सा हो जाएगा?
हाइपोफैरिंग्स। ठीक है, रेस्ट ऑफ द माउथ पार्ट्स आर काइटिनियस, बट हाइपोफैरिंग्स जो है वो कैसा होता है, नॉन काइटिनियस होता है, और ये कॉकरोच की टंग की तरह काम करता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सेवरल माउथ पार्ट्स जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। ये आपको लैटरल डायग्राम दिखाया जा रहा है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया। यहाँ भी वही सारी चीजें हैं, मैंडिबल देख सकते हैं, मैक्सिला देख सकते हैं, लैटरल साइड में होते हैं, बाकी ये लैबियम, लैब्रम, ये सब दिखाया गया आपको। ठीक है, तो ये हमने बात की किसके बारे में, कॉकरोच के हेड के बारे में, जहां हमने पढ़ा इसके माउथ पार्ट्स के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं इसके थोरैक्स वाले रीजन में। हेड के बाद नेक्स्ट जो बॉडी पार्ट है वो कौन सा है, थोरैक्स वाला। थोरैक्स में मैंने आपको बताया 3 सेगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला सेगमेंट प्रोथोरैक्स होता है, दूसरा सेगमेंट क्या होता है, दूसरा सेगमेंट मेसोथोरैक्स होता है, और तीसरा सेगमेंट मेटाथोरैक्स होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोथोरैक्स है, इसी से एक हल्की सी एक्सटेंशन निकलती है आगे की तरफ, और उसी को हम कह देते हैं एक फ्लेक्सिबल शॉर्ट नेक पाई जाती है। ऐसा यहां कोई नेक नहीं है। यहां पे आप देखिए, इस डायग्राम से ये क्लियर हो जाएगा काफी। ये देखिए, ये थोरैक्स है, 1 2 3 लिखा हुआ है। 1 स्टैंड्स फॉर प्रोथोरैक्स, 2 स्टैंड्स फॉर मेसोथोरैक्स, 3 स्टैंड्स फॉर मेटाथोरैक्स। तो देखिए, ये जो प्रोथोरैक्स है, इसी का एक एक्सटेंशन है। ये छोटी सी आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, और इसी को हम कहते हैं एक शॉर्ट नेक यहां पे पाई जाती है। ठीक है, तो रियल में ये नेक नहीं है, रदर इट इज एक्सटेंशन ऑफ द थोरैक्स। ठीक है, जो कि हेड को थोरैक्स से कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट फ्लेक्सिबल नेक यहां पे रहती है, जो कि प्रोथोरैक्स का ही एक एक्सटेंशन होता है। तो वही चीज यहां पे लिखी गई है, हेड इज कनेक्टेड विद द थोरैक्स बाय द शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स नोन एज नेक। उसी को हम क्या कह देते हैं, नेक कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 सेगमेंट्स होते हैं थोरैक्स में। कौन कौन से, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। यहां पे आपको डायग्राम से दिखाया गया, अगेन एनसीईआरटी का डायग्राम आपके लिए। तो ये देखिए, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, 3 मेजर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो यहां पे होंगे। अब इसमें अगर हम देखें तो ये आगे वाला जो पूरा पार्ट है ये कौन सा है, प्रोथोरैक्स वाला पार्ट है। फिर ये वाला पार्ट कौन सा है, मेसोथोरैक्स है, और फिर ये क्या है, मेटाथोरैक्स है। ठीक है, तो हमने देखा कि थोरैक्स जो है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ठीक है, याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट अगर देखें बच्चों, तो अब हम बात करते हैं थोरैक्स से एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी। थोरैक्स से 2 स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड होते हैं, एक तो यहां से लेग निकलते हैं और एक यहां से विंग्स निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लेग की। ठीक है, देखिए यहां पे ऑन थोरैक्स 3 पेयर ऑफ लेग्स आर देयर। नाउ ये तो बहुत क्लियर है हमको फाइलम आर्थ्रोपोडा से ही, क्योंकि वहां मैंने आपको बताया था क्लास इंसेक्टा का दूसरा नाम क्या है, हेक्सापोडा, मतलब 6 लेग वाले मेंबर्स। तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि हम क्लास इंसेक्टा के कॉकरोच की बात कर रहे हैं, तो इसके पास कितने लेग होंगे, 6 लेग होंगे, क्योंकि ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, हेक्सापोडा क्लास को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देखिए यहां पे 6 लेग पाए जाते हैं कॉकरोच के अंदर, और जो ये हमारे पास 3 जो हमारे थोरैक्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, तो हर थोरैक्सिक सेगमेंट से 1 पेयर ऑफ लेग बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये यहां पे अगर देखें, पहला वाला जो है इसको क्या कहा गया, प्रोथोरैसिक लेग, मतलब ये कहां से निकल रहा है, प्रोथोरैक्स से। ठीक है, तो एक यहां पे राइट में और एक लेफ्ट में, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पेयर कहां से निकलेगा, प्रोथोरैक्स से, अनदर 1 पेयर फ्रॉम मेसोथोरैक्स, अनदर 1 पेयर फ्रॉम मेटाथोरैक्स। तो इस तरीके से 3 पेयर ऑफ लेग्स या टोटल 6 लेग्स पाए जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कॉकरोच जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर है, और आर्थ्रोपोडा का मतलब ही क्या बताया था मैंने, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। क्या बताया था, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। तो यहां पे जो लेग हैं उनमें कई सारे क्या होंगे, ज्वाइंट्स होंगे, ये ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाई जाएंगी। ठीक है, ये जो लेग होते हैं ये इनको वॉकिंग में, रनिंग में, ठीक है, या वॉल पे क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इन्हीं लेग्स के जरिए बच्चों ये जो कॉकरोच होते हैं वो डिजीजेस को भी स्प्रेड करते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, बहुत सारी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया लास्ट में, अगर आप देखेंगे तो कॉकरोच जो है वो एक पेस्ट की तरह काम करते हैं, और बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेस को एक वेक्टर की तरह काम करते हैं, उनको स्प्रेड करने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो डैम्प एरियाज होते हैं, गंदी जगह होती हैं जहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, वहां पे जाते हैं और फिर ये हमारे फूड के ऊपर दौड़ते भागते हैं। उससे क्या होता है, बैक्टीरियाज वहां से हमारे फूड पे आ जाते हैं और फिर वो कंटामिनेटेड फूड हमारी बॉडी में जाता है। तो इस तरीके से कॉकरोच ये बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो बात करते हैं बच्चों विंग्स की, क्योंकि दूसरा जो थोरैक्स से निकलने वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है, विंग्स। और विंग्स कितने हैं, 2 पेयर। ठीक है, लेग्स कितने, 3 पेयर, और विंग्स कितने, 2 पेयर यहां पे पाए जाएंगे। 2 अलग अलग तरीके के विंग्स होते हैं, एक पेयर अलग तरीके का और दूसरा पेयर अलग तरीके का। ठीक है, समझते हैं कौन कौन से हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं। पहला पेयर को क्या कहेंगे, मेसोथोरैसिक विंग, और दूसरे को क्या कहेंगे, मेटाथोरैसिक विंग। नाम से ही समझ में आ रहा है ये मेसोथोरैक्स से निकल रहा है और ये कहां से निकल रहा है, मेटाथोरैक्स से निकल रहा है। ठीक है, तो एक विंग जो है, ये ऊपर वाला जो विंग है, ये कहां से निकलेगा, मेसोथोरैक्स से, और ये जो नीचे वाला विंग है ये कहां से निकलेगा, मेटाथोरैक्स से निकलेगा। ठीक है, और प्रोथोरैक्स से कोई भी विंग
नहीं निकलता। ठीक है, तो कॉकरोच में प्रोथोरैक्स से कोई भी विंग नहीं निकलता। अब देखते हैं मीजोथोरैसिक विंग की बात करते हैं। सबसे पहले मीजोथोरैसिक विंग आगे पाया जाता है, इसलिए इसको फोर विंग भी कह देते हैं। ठीक है, तो फोर विंग कहा जाए, मीजोथोरैसिक विंग कहा जाए, या इलेक्ट्रा कहा जाए, या टेगमिना कहा जाए, या विंग कवर कहा जाए, ये सब नाम किसके हैं? ये सब फोर विंग या मीजोथोरैसिक विंग के नाम होते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा याद रखेंगे कौन कौन से हैं। फोर विंग है, मीजोथोरैसिक विंग है, इलेक्ट्रा है, टेगमिना है, या विंग कवर कहा जाए, ये सब किसके नाम हैं? इस पहले वाले विंग के नाम होते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया। ये लॉन्ग होता है, नैरो होता है, थिक होता है। ठीक है, लॉन्ग है, नैरो है, थिक है, लेदरी है, डार्क है, ओपैक है, और ये कवर करता है बॉडी को। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डार्क होता है, ओपैक होता है, इसीलिए ये बॉडी को कवर करता है। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये जो ऊपर वाला विंग है ये पूरे एब्डोमेन को कवर कर रहा है, थोरैक्स को कवर कर रहा है, उसके साथ साथ जो हाइंड विंग होता है उसको भी ये कवर करता है। तो ये एक तरीके की प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर हो जाती है। लेकिन याद रखिए, ये जो फोर विंग होता है ये उड़ने में हेल्प नहीं करता, क्योंकि ये लेदरी होता है और भारी होता है, इसलिए ये उड़ने में हेल्प नहीं करता। ठीक है, आगे देखें तो हाइंड विंग की बात करते हैं। हाइंड विंग को ही मेटाथोरैसिक विंग बोला गया, क्योंकि ये मेटाथोरैक्स वाले पार्ट से निकल रहा था। ठीक है, यहां पे देखिए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या बताया। स्मॉल होता है, ब्रॉड होता है, थिन और मेम्ब्रेनस होता है, और साथ में ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अब यही कारण है कि इसके स्मॉल ब्रॉड, देखिए आप देख पा रहे हैं ये इससे स्मॉल है, और ये कैसा है? ब्रॉड है। ये कैसा है? नैरो होता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेनस होता है, बहुत लाइट वेट होता है, इसीलिए यही विंग है जो कि ट्रू फ्लाइंग विंग की तरह काम करता है, उड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कॉकरोच को उड़ने में जो हेल्प करता है वो कौन सा है? हाइंड विंग होता है, या हम कह सकते हैं मेटाथोरैसिक विंग होता है। ठीक है, जो ऊपर वाला विंग है, जो फोर विंग है, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करता है, विंग की, हाइंड विंग की, और बॉडी की प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? विंग्स के बारे में। याद रखिए, प्रोथोरैक्स से कोई भी विंग नहीं निकलता। ठीक है, एक कहां से निकलेगा? एक पेयर मीजोथोरैक्स से, और एक पेयर कहां से निकलेगा? मेटाथोरैक्स से। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट थोरैक्स पार्ट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो इसका है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज एब्डोमेन पार्ट। ठीक है, अब देखिए एब्डोमेन में मेल और फीमेल का जो एब्डोमेन होता है उसमें कुछ डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया 10 सेगमेंट्स होंगे एक एडल्ट कॉकरोच में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक एडल्ट कॉकरोच में 10 सेगमेंट्स एब्डोमेन वाले रीजन में पाए जाएंगे। ठीक है, यहां पे देखें तो कह रहे हैं 7th टर्गम। अब बताइए टर्गम, जल्दी से रिवाइज करिए, टर्गम कहां होगी? डॉर्सल साइड में या वेंट्रल साइड में? टर्गम कहां होगी? डॉर्सल साइड में। ठीक है, और स्टर्नम कहां होगी? वेंट्रल साइड में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? 7th टर्गम इज लार्जेस्ट इन मेल एंड फीमेल, दोनों में, चाहे मेल की बात हो रही हो या फीमेल की बात हो रही हो, दोनों में जो 7th वाली टर्गम है वो कैसी होती है? सबसे बड़ी होती है, और ये कवर कर लेती है 8th और 9th टर्गम को। ठीक है, जो 8वीं और 9वीं टर्गम है उसको कवर कर लेती है। यहां देखिए ये जो 7th वाली टर्गम है, इस टर्गम की बात की जा रही है। ये 7th टर्गम काफी बड़ी है, और ये 8वीं और 9वीं टर्गम को क्या कर रही है? कवर कर रही है। ऐसा ही स्ट्रक्चर कहां होगा? फीमेल के अंदर। हालांकि ये हमने अभी डॉर्सल व्यू की बात की है, तो यहां पे आपको टर्गम बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। ये वेंट्रल व्यू है, तो यहां टर्गम नहीं दिख रही है। जो 5, 6, 7 नंबर दिया गया ये कौन है? स्टर्नम है, क्योंकि वेंट्रल साइड में क्या होती है? स्टर्नम होती है। ठीक है, तो देखिए डॉर्सल साइड में क्लियरली आपको दिख रहा है 7th टर्गम जो है वो बड़ी होती है, और 8th और 9th टर्गम को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। ऐसा दोनों में होगा, मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। ठीक है, आगे अगर देखें तो क्या लिखते हैं? 10th टर्गम इज बॉल शेप्ड एंड बाइफर्केटेड। ठीक है, अच्छी तरीके से समझिए, एक एक वर्ड है एनसीईआरटी की लाइन का, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। क्या लिखते हैं? 10th टर्गम इज बॉल शेप्ड एंड बाइफर्गेटेड। और कैसी होती है? बाइफर्गेटेड होती है। आप देखिए ये जो 10th टर्गम है ये एक बॉल शेप की होती है, और यहां पे आपको बाइफर्गेशन बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा। ये इस तरीके से क्या है? बाइफर्गेटेड है। इसमें भी अगर देखेंगे तो यहां पे भी जो 10th टर्गम है, ये जो इसके पीछे की तरफ हमें नजर आ रही है, ये वाला पार्ट जहां मैंने मार्क लगाया, ये क्या है? 10th टर्गम है, और ये कैसी है? बॉल शेप की है और बाइफर्गेटेड होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। आगे क्या लिखते हैं? एंड हैज अ पेयर ऑफ एनल सरसाई, and has a pair of anal cerci present in both male and फीमेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एक एक लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं यहां पे, बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। मेल और फीमेल दोनों में 10th टर्गम से एक पेयर क्या निकलेगा? एनल सरसाई निकलेगा, और ये एनल सरसाई एक सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, सेगमेंटेड होता है। कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। याद रखेंगे, एनल सरसाई एक सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, साउंड को परसीव करने का काम करता है, वाइब्रेशंस को परसीव करने का काम करता है, और साथ ही ये कैसा होता है? सेंसरी होता है। मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये सेगमेंटेड आपको एनल सरसस या एनल सरसाई, ये यहां पे दोनों में मेल और फीमेल
फीमेल में क्लियरली नजर आ रहा है। कहां से निकलेगा? 10th टर्गम से निकलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, स्टर्नम की बात की गई। ठीक है, ये तो बात हो गई डॉर्सल सरफेस की जो प्लेट्स थी टर्गम की। स्टर्नम में क्या कहते हैं? इन मेल 9 स्टर्नम एंड इन फीमेल 7 स्टर्नम। अब यहां पे देखिए नंबर भी वेरी कर रहा है। हमने टर्गम में देखा था दोनों में ही क्या थी? 10 टर्गम पाई जाती थी, लेकिन स्टर्नम का नंबर अलग अलग है। मेल में कितनी स्टर्नम है? 9 स्टर्नम होती हैं, जबकि फीमेल में केवल और केवल 7 स्टर्नम होती हैं। और ये बात आपको इस डायग्राम से बहुत क्लियरली दिख जाएगी। आप देखिए फीमेल का डायग्राम है, वेंट्रल व्यू है, मतलब स्टर्नम आपको दिख रही है 5, 6 और 7 के बाद कोई भी स्टर्नम आपको नजर नहीं आ रही है। इससे ये क्लियर हो गया कि फीमेल में केवल और केवल कितनी होंगी? 7 स्टर्नम पाई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एब्डोमेन को समझा, हमने देखा कि कैसे एब्डोमेन इनके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में ऐसा लाइन दी गई है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन फीमेल्स द 7th स्टर्नम इज बोट शेप्ड। क्या बोला? इन फीमेल 7th स्टर्नम जो है वो कैसी होती है? बोट शेप की होती है। और टुगेदर विद एर्थ एंड 9th स्टर्ना इट फॉर्म्स अ ब्रूड पाउच और जेनाइटल पाउच। क्या बनाती है? ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी स्टर्नम है फीमेल में जो ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच बनाने का काम करती है? 7th स्टर्नम, जो कि बोट शेप की होती है, 8वीं और 9वीं स्टर्नम के साथ मिलके क्या करती है? ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन करती है। ये आपको जो चैम्बर नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो पूरा चैम्बर, इसी को क्या कहा गया? जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच। अब देखिए, ये जो जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच है, इसमें कई सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग्स पाई जाती हैं। कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी ओपनिंग्स यहां पे पाई जाती हैं? देखिए क्या लिखते हैं? हुज एंटीरियर एंड पार्ट्स कंटेन्स फीमेल गोनोपोर। क्या करेगा? फीमेल गोनोपोर। मतलब ये आप देखिए यहां पे अगर हम देखें तो ये ओवरी की जो ओपनिंग है, दिस इज व्हाट? फीमेल गोनोपोर। ठीक है, ये जो ओविडक्ट की ओपनिंग है, दिस इज व्हाट? फीमेल गोनोपोर। मतलब यहां से क्या आएगा? फीमेल गैमीट ओवम आएगा। ठीक है, फिर आगे क्या लिखते हैं? स्पर्मथिकल पोर। क्या होगा? स्पर्मथिकल पोर। यहां पे अगर देखें तो ये एक स्ट्रक्चर स्पर्मथीके पाया जाता है और इसकी भी ओपनिंग यहीं पे इसी जेनाइटल चैम्बर में या कहें कि जेनाइटल पाउच में होती है। ठीक है, तो स्पर्मथिकल पोर। और उसके साथ साथ लिखते हैं कोलेटरल ग्लैंड्स। जो कोलेटरल ग्लैंड्स होती हैं या कोलेटेरियल ग्लैंड्स होती हैं, उनकी ओपनिंग भी यहीं पे होती है। ये वाली जो ग्लैंड्स हैं, इनकी भी ओपनिंग कहां होगी? इसी ब्रूड पाउच में होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे अच्छी तरीके से। 7th स्टर्नम बोट शेप की होती है, 8वीं और 9वीं स्टर्नम के साथ मिलके ये जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच का फॉर्मेशन करती है, जिसके एंटीरियर एंड पे कौन कौन सी ओपनिंग्स हैं? फीमेल गोनोपोर हो जाएगा, स्पर्मथिकल पोर हो जाएगा और कोलेटेरियल ग्लैंड की ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, एज सच इसको याद रखेंगे, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखते हैं यहां पे? एनल या कॉर्डल स्टाइल के बारे में बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है। एक बार ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल से। ठीक है, तो देखिए क्या लिखते हैं? एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल जो होते हैं, ये 1 पेयर होते हैं, 9th स्टर्नम से निकलते हैं। कहां से निकलेंगे? 9th स्टर्नम से निकलेंगे। और ये नॉन सेगमेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन सेगमेंटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये केवल और केवल कहां पाए जाते हैं? मेल में पाए जाते हैं। केवल और केवल कहां पाए जाएंगे? मेल में पाए जाएंगे। नॉन सेगमेंटेड स्ट्रक्चर हैं, हेल्प करते हैं किसमें? कॉपुलेशन में। आपको दिखाते हैं स्ट्रक्चर। आप देखिए, ये तो एनल सरसस है, इसके बारे में हमने पहले बात की थी। एनल सरसाई जिसको हमने बोला था, कहां से निकल रहा था? 10th टर्गम से। कहां पाया जाता था? मेल में भी और फीमेल में भी। और कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। लेकिन एनल स्टाइल जो होता है या कॉर्डल स्टाइल जो होता है, ये 9th स्टर्नम से निकलता है। आप देखिए, ये 9th स्टर्नम है। 9th स्टर्नम से ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या कहा गया? These structures are known as what? एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल। ठीक है, तो याद रखिए एनल स्टाइल, कॉर्डल स्टाइल के बारे में कितनी चीजें याद रखेंगी? क्वेश्चन पूछा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या क्या याद रखना है? ये जो है 9th स्टर्नम से निकलता है, नॉन सेगमेंटेड होता है और ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है। केवल और केवल कहां पाया जाएगा? मेल में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का भी एक कैरेक्टर है। कैसे हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करेंगे? एनल स्टाइल की या कॉर्डल स्टाइल की प्रेजेंस पे हम मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम एनाटॉमी वाले पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की पहले बात करेंगे। ठीक है, देखिए जो कॉकरोच है उसकी जो एलिमेंट्री कनाल है, ये बात मैंने आपको आर्थ्रोपोडा में बताई थी कि आर्थ्रोपोड्स की एलिमेंट्री कनाल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फोरगट, फिर होता है मिडगट और फिर क्या होता है? हाइंडगट होता है। ठीक है, ओरिजिन आपको बताई गई। फोरगट एक्टोडर्मल होता है, मिडगट एंडोडर्मल होता है और हाइंडगट
गट कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है। ठीक है, फोरगट कैसा है, एक्टोडर्मल, हाइंड गट कैसा है, एक्टोडर्मल, लेकिन जो मिड गट वाला पार्ट है वो कैसा है, एंडोडर्मल होता है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं क्यूटिकल की लाइनिंग कहां होती है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखते हैं, जब आप एनसीईआरटी की लाइनिंग को ध्यान से पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो वहां लिखते हैं फोरगट, एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। क्या लिखा है, एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। देखिए फोरगट में क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, इसी तरीके से हाइंड गट में भी क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, लेकिन यहां पे आप देखिए क्यूटिकल क्या होती है, एब्सेंट होती है। मिडगट में अंदर की तरफ एक क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं पाई जाती। ये क्यूटिकल जो होती है वो इस गट को इंटरनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। जो स्पाइनी फूड ये खाता है उससे गट को कोई नुकसान ना हो, मैकेनिकल डैमेज ना हो, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम ये करती है। कहां नहीं पाई जाएगी, ये मिडगट में नहीं होगी, फोरगट और हाइंड गट में पाई जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए फोरगट जो है वो कहां तक का पार्ट होता है, गिजार्ड तक का। गिजार्ड के ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वो सब किसके अंदर आता है, फोरगट के अंदर। फिर आप देखिए यहां पे क्या लिखा गया है, ये पार्ट क्या हो गया, मिडगट या मेसेंट्रॉन। ये क्या हो गया, मिडगट या मेसेंट्रॉन वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद अगर हम देखें बच्चों तो यहां पे ये जो पार्ट है, जो इलियम वाला पार्ट है, जो कॉलन वाला पार्ट है, जो रेक्टम वाला पार्ट है, ये तीनों जो मैंने रेड कलर से मार्क किए, ये सब हाइंड गट का पार्ट है। किसका पार्ट है, हाइंड गट का पार्ट है। ठीक है, तो मेसेंट्रॉन से ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वो सब किसका पार्ट है, फोरगट का पार्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद बीच में मिडगट आ गया, और फिर ये इलियम, कॉलन, रेक्टम, ये सब किसका पार्ट है, हाइंड गट का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से हमने देखा पूरी की जो एंटायर एलिमेंट्री कैनाल है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। ठीक है, अब अगर हम इसके एलिमेंट्री कैनाल को समझना स्टार्ट करें तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ से। प्री ओरल कैविटी, साइबेरियम के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके चारों तरफ काइटिनियस माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक नॉन काइटिनियस स्ट्रक्चर था, कौन सा, जल्दी से रिवाइज करिए, कौन सा था, टंग या हाइपोफैरिंग्स। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो फूड जो है वो मैक्सिलरी पल्प के हेल्प से कहां आया, वो वहां से मैक्सिलरी पल्प ने उसको उठा के प्री ओरल कैविटी में रखा, वहां से बच्चों ये कहां पहुंचा, फेरिंग्स के पास पहुंचा। फेरिंग्स के पास जब ये पहुंचा तो फेरिंग्स के पास बच्चों ओपनिंग होती है किसकी, सैलिवरी ग्लैंड की। यहां पे सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं ये सलाइवा को सिक्रीट करेंगी। ठीक है, तो फेरिंग्स के पास जैसे ही फूड पहुंचा, इन्होंने सलाइवा सिक्रीट किया। सलाइवा में कई सारे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये फेरिंग्स में फूड पहुंचेगा, सलाइवा से मिलेगा, तो इसका डाइजेशन इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो डाइजेशन इनिशिएट हो गया। अब यहां से एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में पहुंचा, और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे, ईसोफेगस। क्या कहेंगे, ईसोफेगस। ठीक है, तो फेरिंग्स से कहां आ गया, ये ईसोफेगस में आ गया। ईसोफेगस से आगे एक बड़ा सा ये सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या कहा, क्रॉप कहा। ठीक है, तो ये कहां आ गया, क्रॉप में आ गया। यहां पे भी डाइजेशन इसका चलता रहेगा, स्टोरेज भी हो रहा है टेम्परेरी फूड का। ठीक है, फिर इसके बाद देखें बच्चों तो यहां पे इसके बाद आगे आता है गिजार्ड पार्ट। क्या आता है, गिजार्ड वाला पार्ट। ठीक है, अब ये जो गिजार्ड वाला पार्ट है, यहां पे बेसिकली फूड की ग्राइंडिंग की जाती है। ठीक है, जो फूड है उसको ग्राइंड करके फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और यहीं पे कुछ सीव हेयर्स होते हैं जिसकी हेल्प से इसको सीव करके फिर आगे मेसेंट्रॉन में, मेडगट में भेजा जाता है। ठीक है, तो गिजार्ड का काम क्या है, ग्राइंडिंग करना। ठीक है, जो फूड पार्टिकल है उसको पीसना। आगे हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी देखेंगे कैसे ये ग्राइंडिंग करता है। ठीक है, तो ये हुई बात किसकी, फोरगट की। एक बार जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया फूड को मैक्सिलरी पल्प से उठा के प्री ओरल कैविटी में रखा गया, वहां से ये पहुंचा फेरिंग्स में। फेरिंग्स में सैलिवरी ग्लैंड का सलाइवा आया और डाइजेशन हो गया स्टार्ट, क्योंकि सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, सैलिवरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक रिजर्वायर पार्ट होता है जहां पे सलाइवा भरा हुआ रहता है, और एक ग्लैंड वाला पार्ट होता है जहां से वो सिक्रीट होता है। ठीक है, तो दो पार्ट यहां पे सैलिवरी ग्लैंड के होंगे। ठीक है, फिर यहां से फूड कहां आ गया, ईसोफेगस में। ईसोफेगस से क्रॉप वाले रीजन में आ गया जहां पे वो टेम्पररी स्टोर हो गया। गिजार्ड वाले पार्ट में फूड की ग्राइंडिंग हो गई। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो ये जो मिडगट वाला पार्ट है और जो फोरगट वाला पार्ट है, इसके जंक्शन पे एनसीईआरटी में लिखते हैं, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट अ रिंग लाइक 6 to 8 ब्लाइंड सैक ट्यूब्यूल्स आर देयर। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट अ रिंग लाइक 6 to 8 ब्लाइंड सैक ट्यूब्यूल्स आर देयर, जिनको हम हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके कहते हैं, जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। ये एग्जैक्टली आपको एनसीईआरटी में मिलेगा जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फोरगट और मिडगट की जंक्शन पे अगर हम देखें तो एक रिंग लाइक हमें क्या मिलते हैं, ब्लाइंड सैक ट्यूब्यूल्स मिलती हैं, और इन्हीं ब्लाइंड सैक ट्यूब्यूल्स को एनसीईआरटी में हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके लिखा गया। ठीक है, हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके इनको बोला गया, और ये क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूसेस को
सिक्रीट करने का काम करेंगे। ठीक है, ये यहां से डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करेंगे और डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से फिर डाइजेशन और ज्यादा फास्ट होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए मिडगट वाला पार्ट हो गया। इसी तरीके से आगे एनसीईआरटी में क्या लिखते हैं, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, at the junction of midgut and hindgut another ring of 100 to 150 yellow colored filamentous thread like जो है ये filamentous tubes are there and these tubes are known as Malphizian tubule। इनको क्या कहा गया, Malphizian tubule कहा गया। and Malphizian tubules का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं एनसीईआरटी में, जो मिडगट है और जो हाइंडगट है उसकी जंक्शन पे 100 से 150 येलो कलर की फिलामेंटस ब्लाइंड सैक ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और ये ब्लाइंड सैक ट्यूब्यूल्स को क्या नाम दिया गया, इन ट्यूब्यूल्स को बच्चों नाम दिया गया माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। क्या नाम दिया गया, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक एक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो माल्फीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, फिर आगे देखिए इलियम, कॉलन और रेक्टम वाला पार्ट है। इलियम वाले पार्ट में, कॉलन वाले पार्ट में यहां पे भी क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इलियम वाले पार्ट में डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और फिर आगे एब्जॉर्प्शन और रेक्टम के बाद ये रेक्टम जो है ये एनस के थ्रू बाहर खुल जाएगा जिससे जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कैसे यहां पे एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है और कैसे इनका डाइजेशन होता है। ठीक है, आगे देखिए गिजार्ड की बात करते हैं। गिजार्ड को ही प्रोवेंट्रिकुलस कहा जाता है। इसके बारे में आपको बताया गया, इट हैज आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स। एनसीईआरटी की लाइन है अगेन, इसके पास एक आउटर लेयर होती है थिक सर्कुलर मसल्स की और थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस प्लेट्स, और इन्हीं को हमने क्या बोला, टीथ बोला। स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप देखिए जो चीज एनसीईआरटी में लिखी गई उसी का स्ट्रक्चर यहां पे आपको दिखाया गया समझाने के लिए। तो आप देखिए बाहर की तरफ एक थिक सर्कुलर मसल्स की लेयर पाई जा रही है। ये क्या है, बाहर की तरफ एक थिक सर्कुलर मसल्स की लेयर पाई जा रही है और अंदर की तरफ आप देखें तो ये जो क्यूटिकल है उसके बने हुए ये हाईली कार्टिनियस टीथ होते हैं। नंबर कितना है, 6। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी में क्या लिखते हैं कि थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली कार्टिनियस प्लेट्स, इन्हीं को क्या कहा गया, टीथ्स कहा गया। और इन्हीं टीथ्स की हेल्प से बच्चों ग्राइंडिंग यहां पे होती है। ठीक है, तो ये आपको बताया गया किस तरीके से गिजार्ड के अंदर ग्राइंडिंग होती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये यहां पे आपको दिखाया गया गिजार्ड कहां होता है, फोरगट और मिडगट जो है, ये फोरगट में जो क्रॉप वाला पार्ट है उसके बाद जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या कहेंगे, गिजार्ड कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और सिस्टम की और यह है बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां पे जब हम आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पुअरली डेवलप होता है। क्यों बोला मैंने पुअरली डेवलप होता है, क्योंकि यहां पे जो ब्लड है उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। इसका मतलब ब्लड कभी भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करेगा। अब एक एक इंडिविजुअल सेल को बॉडी की ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम डायरेक्टली किसको करना पड़ेगा, इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे ब्लड ऑक्सीजन को सेल्स के पास नहीं लेके जाएगा बल्कि ये जो आपको ट्रैकियल नेटवर्क नजर आ रहा है यही एक एक इंडिविजुअल सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या लिखते हैं एनसीईआरटी में, क्या लिखा हुआ है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट मींस ट्रैकियल सिस्टम। ये बात भी आर्थ्रोपोडा में आपको बताई थी। इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होता है, ट्रैकियास के थ्रू होता है। आप यहां पे बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कितना घना जाल ट्रैकियास का पाया जाता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है वैसे ही यहां पे क्या होता है, ट्रैकियास का नेटवर्क पाया जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, ये जो ट्रैकियास होती हैं इनकी ओपनिंग्स जो होती हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, उनको बच्चों क्या कहा गया, ऐसी ओपनिंग्स को नाम दिया गया स्पाइरकल्स। ट्रैकिया की जो ओपनिंग है आप देख पा रहे हैं, ये जो ओपनिंग ट्रैकिया की है, ये जो ओपनिंग है ट्रैकिया की, इन सभी ओपनिंग्स को अपन क्या बोलेंगे, स्पाइरकल्स बोलेंगे। और ऐसी कितनी ओपनिंग्स यहां पे पाई जाती हैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्या लिखते हैं, इट दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर, क्या लिखा है, 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरकल्स। क्या बोला गया, स्पाइरकल्स। ठीक है, ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी, कहां होंगे, लैटरल साइड में, बॉडी के लैटरल साइड में। टोटल नंबर कितना है, 10 पेयर। स्पाइरकल्स का टोटल नंबर कितना है, 10 पेयर। अब यहां से थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन यहां पे बन पाता है कि 10 पेयर्स में से आउट ऑफ दीज 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स हाउ मेनी पेयर ऑफ स्पाइरकल्स आर प्रेजेंट इन द थोरैक्स रीजन एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन रीजन। तो आप ये भी देखिए कि अगर हम यहां पे 10 पेयर की बात कर रहे हैं तो इस 10 पेयर में से अगर आप देखें तो इसमें से जो 2 पेयर है ये कहां होगा, ये होगा
थोरैक्स वाले पार्ट में, और जो 8 पेयर होता है ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा एब्डोमेन वाले पार्ट में। ठीक है, तो इस चीज को भी अच्छी तरीके से याद रखेंगे। आउट ऑफ दिस 10 पेयर्स 2 पेयर्स आर प्रेजेंट इन थोरैक्स रीजन व्हाइल 8 पेयर आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन रीजन। ठीक है, आपको दिखाया गया ये फर्स्ट एब्डोमिनल है और ये एर्थ एब्डोमिनल स्पाइरकल है। दैट मींस यहां पे टोटल कितनी है, 8 पेयर हैं। और ऊपर अगर देखें थोरैक्स में तो देखिए ये 1 पेयर और 1 पेयर ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 2 पेयर कहां होती है, थोरैक्स में होती हैं। ये ओपनिंग्स ट्रैकिया की, इनको क्या कहा गया, स्पाइरकल्स कहा गया। ठीक है, ये स्पाइरकल्स जो होती हैं ये स्फिंक्टर से गार्डेड होती हैं। ये भी एनसीईआरटी में लिखा गया, जो स्पाइरकल्स हैं ये स्फिंक्टर से गार्डेड होती हैं, मतलब इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए यहाँ पे स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे जानते हैं। आगे देखिए, ये एक बहुत ब्यूटीफुल एनिमेशन है जिसके थ्रू आपको ये दिखाया जा रहा है किस तरीके से। देखिए ये येलो कलर एयर के अंदर जाते हुए दिखा रहा है और ये रेड कलर एयर को बाहर आते हुए दिखा रहा है। तो कैसे आप देख पा रहे हैं स्पाइरकल से एयर अंदर जा रही है और कैसे यहीं से ये बाहर आ रही है। ठीक है, तो ब्रीदिंग किस तरीके से हो रही है वो आपको इस डायग्राम में, एनिमेशन में दिखाया गया है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखते हैं। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ट्रैकिया। ये जो है दिस वन इज व्हाट, ट्रैकिया। ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रैकिया हो गया। और ये ट्रैकिया जो है बच्चों, ये ट्रैकिया आगे जाके कुछ फाइन ट्यूब्यूल्स में टूट जाता है और ये जो फाइन ट्यूब्यूल्स हैं इनके लिए क्या नाम दिया गया, ट्रैक्यूल्स। क्या नाम दिया गया, ट्रैक्यूल्स। तो ट्रैकिया के जो फर्दर डिविजन्स हैं वो क्या बना रहे हैं, ट्रैक्यूल्स बना रहे हैं। और यही ट्रैक्यूल्स वो जगह हैं जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो अगर आपको ये पूछा जाए साइट फॉर द गैसेस एक्सचेंज कॉकरोच के अंदर क्या होगा, आंसर होगा ट्रैक्यूल्स, बिकॉज दीज ट्रैक्यूल्स आर वेरी फाइन ट्यूब्यूल्स एंड दे डायरेक्टली एंटर टू द टिश्यू। आप देखिए ये आपको दिखाया गया मसल, ये क्या दिखाया गया, मसल। ये एक मसल है, मसल एक टिश्यू है, वी नो दैट राइट। तो ये जो मसल टिश्यू है उसके पास डायरेक्टली ये ट्रैक्यूल्स जा रहे हैं और यहीं पे अगर हम देखें तो यहीं पे इसकी सरफेस से क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रैक्यूल्स से डायरेक्टली सेल्स के पास गैसेस को पहुंचाया जाता है, एक्सचेंज यहां से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यही सारी चीजें यहां पे लिखी गई हैं। द ओपनिंग ऑफ स्पाइरकल इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स, मैंने पहले ही आपको बताया। फिर लिखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये वाला पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। ट्रैक्यूल्स के थ्रू ही क्या होगा, डिफ्यूजन से गैसेस का एक्सचेंज यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम से ये भी क्लियर हो गया होगा ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैक्यूल क्या होता है और किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज यहां पे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम की। ओपन टाइप का या लैकुनर टाइप का यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बहुत पहले मैंने आर्थ्रोपोडा में आपको बताया था, यहाँ पे सारे फाइलम के अंदर अगर देखें तो पूरे के पूरे फाइलम में क्या होगा, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। ठीक है, मतलब ब्लड जो है वो साइनसेस में, बड़ी बड़ी कैविटीज में भरा हुआ रहेगा। फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्या लिखते हैं, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू द स्पेसेस। और इस तरीके का जो स्पेसेस हैं इनको क्या कहा जाएगा, हीमोसील। ठीक है, हीमोसील का मतलब क्या, ब्लड फिल्ड स्पेसेस। ठीक है, जो ब्लड फिल्ड कैविटी होती है उसको क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखते हैं, ब्लड जो है उसको हीमोलिम्फ कहा गया। और इस हीमोलिम्फ के अंदर अगर देखें तो कलरलेस प्लाज्मा पाया जाएगा और डब्ल्यूबीसीज या हिमेटोसाइट्स पाई जाएंगी। ठीक है, यहां पे आरबीसी और हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कारण है कि ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, इन ब्लड आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखते हैं, ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट। अगेन एक बार आपको ये चीज समझाने की कोशिश की गई कि ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट को तो करेगा, लेकिन गैसेस के ट्रांसपोर्ट में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे एक डायग्राम एनसीईआरटी का अगेन आपके सामने है जहां पे हार्ट के बारे में दिखाया गया है, कुछ एलरी मसल्स के बारे में आपसे यहां पे डायग्राम में दिखाया गया। ये एलरी मसल्स भी सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये ट्यूबुलर हार्ट इस तरीके का पाया जाता है, मल्टीपल चैम्बर्स होते हैं यहाँ पे, 13 चैम्बर्स में ये हार्ट पाया जाता है, जो कि इसकी बॉडी की मिड डॉर्सल लाइन में अगर हम देखें तो वहां पे ये हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए यही सारी चीजें लिखते हैं। हार्ट ऑफ कॉकरोचेस कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, तो इसका जो थोरैक्स है, जो एब्डोमेन है, उसकी जो मिड डॉर्सल लाइन है वहां पे इस तरीके से मल्टीपल चैम्बर्स में एक ट्यूबुलर हार्ट पाया जाता है और ये न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। ठीक है, आगे देखें तो क्या कहते हैं,
It is differentiated into the funnel shaped chambers with ostia on the either side. Now, अगर हम इस हार्ट के इंडिविजुअल चैम्बर्स की बात करें तो ये फनल शेप के चैम्बर्स होते हैं जिनके दोनों तरफ क्या होते हैं, ऑस्टियाज होते हैं। देखिए एक और डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूं। ये जो हार्ट है इसी का एक एलॉबरेटेड, ये जो हार्ट के चैम्बर्स है ना, इन्हीं का एक एलॉबरेटेड डायग्राम है। तो आप देख पा रहे हैं ये चैम्बर्स हैं हार्ट के, ये कैसे हैं, फनल शेप के। आपको शेप से क्लियर हो रहा होगा, फनल शेप के हैं और इनके दोनों तरफ अगर हम देखें तो यहां पे बच्चों क्या है, ये ऑस्टिया, यहां पे क्या है, ऑस्टिया। ऐसे ही इधर भी ये जो एरो लगा हुआ है, ये जो एरो लगा हुआ है और ये जो एरो लगा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑस्टिया को। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पे भी ऑस्टिया है, यहां पे भी ऑस्टिया होता है। ठीक है, तो इनके पास क्या होते हैं, ऑस्टियाज होते हैं जिनके थ्रू ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर एंटर करता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखते हैं। ब्लड फ्रॉम द साइनसेस एंटर्स हार्ट थ्रू द ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू द साइनसेस अगेन। अब इस चीज को समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए मैं आपके लिए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, डरना नहीं है, बहुत बड़ा सा डायग्राम है, बट अपन इसके अंदर केवल कुछ चीजों के ऊपर ही फोकस करेंगे। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करिए। जो बॉडी है कॉकरोच की वो कई साइनसेस में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला जो है ये हार्ट के चारों तरफ का साइनस होता है जिसको पेरिकार्डियल साइनस कहा जाता है। तो ऊपर वाला साइनस क्या हो गया, पेरिकार्डियल साइनस। फिर एक होता है पेरीविसरल साइनस, ये बीच वाला जो साइनस है उसको क्या कहेंगे, पेरीविसरल साइनस। और ये नीचे नर्व कॉर्ड आपको दिख रही है ना, ये क्या है, नर्व कॉर्ड। तो इसके चारों तरफ का जो कैविटी है उसको क्या कहेंगे, पेरीन्यूरल साइनस। तो पूरी बॉडी में कितने साइनस हैं, पेरिकार्डियल जो हार्ट के चारों तरफ का चैम्बर है उसको क्या बोला, पेरिकार्डियल। फिर ये बीच वाला बड़ा सा चैम्बर इसको क्या कहा, पेरीविसरल साइनस। और ये नर्व कॉर्ड के चारों तरफ का जो चैम्बर है उसको क्या कहा जाएगा, पेरीन्यूरल साइनस। ठीक है, तो पूरी बॉडी में 3 साइनसेस होते हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी की लाइन पे, क्या कहते हैं कि ब्लड फ्रॉम द साइनसेस एंटर्स हार्ट। एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या लिखते हैं, ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट। ठीक है, इन साइनसेस से ब्लड कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा। कैसे, देखिए पेरीन्यूरल साइनस और पेरीविसरल साइनस से ब्लड पहले पेरिकार्डियल साइनस में जाएगा। मतलब यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें तो ये सब ब्लड कहां भर जाएगा, इस पेरिकार्डियल साइनस में भर जाएगा। ठीक है, अब जब ये ब्लड पेरिकार्डियल साइनस में भर जाएगा तो यहां से ये जो ऑस्टिया आपको नजर आ रहे हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड में भी दिखाए थे, ये जो ओपनिंग्स आपको नजर आ रही है ना, ये क्या है, ऑस्टियाज। इन ऑस्टियाज के थ्रू कहां जाएगा ब्लड, ये जाएगा हार्ट के चैम्बर के अंदर। ठीक है, तो आगे देखिए क्या लिखते हैं, हार्ट थ्रू ऑस्टिया। अब कहां पहुंच गया, ऑस्टिया के थ्रू कहां पहुंच गया, हार्ट में पहुंच गया। अब आगे क्या लिखते हैं, इज पंप्ड एंटीरियरली टू द साइनसेस अगेन। अब ये जो हार्ट के अंदर ब्लड आया है ये आगे की तरफ पंप किया जाएगा, एंटीरियरली पंप किया जाएगा। मतलब पीछे वाला चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड आगे वाले में जाएगा, और आगे वाला जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उससे आगे वाले में ब्लड जाएगा। ठीक है, मतलब पीछे वाले ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आगे वाले में गया, फिर उससे आगे वाले में, फिर उससे आगे वाले में, फिर उससे आगे वाले में। इस तरीके से ब्लड का जो फ्लो है अगर हम उसकी बात करें तो वो कैसा होगा, पीछे से आगे की तरफ ब्लड का फ्लो यहां पे हो रहा होगा। मतलब फ्लो ऑफ ब्लड कैसा होगा, पोस्टीरियर टू एंटीरियर होगा। ठीक है, पीछे से ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा। वही लिखा है कि इज पंप्ड एंटीरियरली, एंटीरियरली मतलब आगे की ओर पंप किया जाता है टू द साइनसेस अगेन। क्यों लिखा, क्योंकि यहां से जब ब्लड जाएगा तो ये सारा का सारा ब्लड यहां से कहां पहुंचेगा, हेड साइनस में, और हेड साइनस से यही ब्लड वापस कहां एंटर कर जाएगा, इन साइनसेस में एंटर कर जाएगा। ठीक है, यहां पे चला गया, यहां पे न्यूरल साइनस में चला गया। तो वही चीज आपको बताएगी, साइनसेस से ब्लड कहां गया, साइनसेस से ब्लड हार्ट के अंदर गया ऑस्टिया के द्वारा, और फिर ये आगे की तरफ पंप हो गया और वहां से वापस कहां आ गया, साइनसेस के अंदर आ गया। तो यही है इसका सर्कुलेशन। ठीक है, किस तरीके से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है कॉकरोच के अंदर, वो आपको यहां से समझना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया चूंकि ये इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करता है, तो यहां पे जो मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, मल्फिजियन ट्यूब्यूल। क्या होता है, मल्फिजियन ट्यूब्यूल। क्या लिखा था एनसीईआरटी में, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट 100 to 150 येलो कलर्ड फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ब्लाइंड सैक ट्यूब्यूल्स, वो प्रेजेंट होती हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं, मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, देखिए क्या लिखते हैं यहां पे, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय द मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। आगे लिखते हैं ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स। ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं और सीलिएटेड सेल्स होती हैं, जो कि इसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो सीलियाज उनको आगे की तरफ बढ़ाने में करते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू द यूरिक एसिड व्हिच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट। मतलब क्या है कि यहां पे जो ये मान लीजिए हमारे पास एक मल्फिजियन ट्यूब्यूल है, ब्लाइंड सैक है, तो एक ओपनिंग आपको दिख रही है। ये जो मल्फिजियन ट्यूब्यूल है, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अगर हम हीमोलिम्फ की बात करें, इसके चारों तरफ मान लीजिए क्या भरा हुआ है, हीमोलिम्फ भरा हुआ है। वहां पे बच्चों होता है
पोटेशियम यूरेट। क्या होता है? पोटेशियम यूरेट। डायरेक्ट याद करेंगे, पोटेशियम यूरेट होता है। ये पोटेशियम यूरेट जब इस मल्फिजियन ट्यूब्यूल में आता है तो मल्फिजियन ट्यूब्यूल में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? यूरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? यूरिक एसिड में। और ये यूरिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो यहां से फिर ये कहां जाता है? हाइंड गट वाले पार्ट में चला जाता है। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में आपको बताया गया है। अब देखिए, ये अब्सॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम into the uric acid which is excreted out through the hindgut, और वो hindgut के थ्रू फिर बाद में एनएस के थ्रू क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट हुआ वो क्या हुआ? यूरिक एसिड। इसीलिए हम बोलते हैं कॉकरोच जो है वो कैसा होता है? यूरिकोटैलिक। कैसा होता है? यूरिकोटैलिक होता है। ठीक है, आगे अगर देखें तो कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? देखिए, फैट बॉडी होता है, नेफ्रोसाइट होता है और यूरिकोज ग्लैंड होते हैं। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। मेन काम तो कौन कर रहा है? मल्फिजियन ट्यूब्यूल। उसके साथ साथ कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं, लेकिन इनके थ्रू होने वाला जो एक्सक्रीशन है उसे बच्चों हम कहते हैं स्टोरेज एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं? स्टोरेज एक्सक्रीशन। स्टोरेज एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि ये हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने पास स्टोर तो कर लेंगे लेकिन बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे। बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो उससे फायदा क्या हुआ? हीमोलिम्फ में नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट यहां पे यूरिक एसिड है और यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है, तो ये सब स्ट्रक्चर्स अपने पास उस यूरिक एसिड को स्टोर करके रख सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब करके अपने पास रखे रहते हैं। उससे क्या होगा? हीमोलिम्फ में उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ऐसे एक्सक्रीशन को क्या कहते हैं? स्टोरेज एक्सक्रीशन। किसके थ्रू होता है? फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड। इनमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ऐसा कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि एक्सक्रीशन का भी काम करता है? तो आंसर होगा यूरिकोज ग्लैंड। यूरिकोज ग्लैंड बच्चों ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक है, केवल और केवल मेल के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने किसके बारे में पढ़ा? इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें बच्चों तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में मैंने आर्थ्रोपोडा में आपको बताया था कि यहाँ पे एक वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड पाई जाएगी और उसके साथ क्या होंगे? गैंग्लियास पाए जाएंगे। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियास। ठीक है, सीरीज ऑफ फ्यूज्ड क्यों बोला? क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में दो होते हैं, बाद में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियास होते हैं। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पे टोटल नंबर कितना होता है गैंग्लियास का? देखिए क्या लिखते हैं? 3 गैंग्लियास लाई इन द थोरैक्स एंड 6 लाई इन द एब्डोमेन। दैट मींस टोटल यहां पे अगर हम देखें तो टोटल नंबर कितना होगा? 9। कितने गैंग्लियास होते हैं? 9 गैंग्लियास होते हैं। 3 कहां होंगे? थोरैक्स में आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 थोरैसिक गैंग्लियास हैं और रेस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन रीजन, तो उनको क्या कहेंगे? एब्डोमिनल गैंग्लियास। ठीक है, तो टोटल यहां पे कितने होते हैं? 9 गैंग्लियास होते हैं, 3 थोरैक्स में और 6 कहां होंगे? एब्डोमेन वाले रीजन में पाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए लिखते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। तो ये तो हमको दिख रहा है स्ट्रक्चर से ही कि पूरी बॉडी में इसका नर्वस सिस्टम फैला हुआ है। ठीक है, यहां पे अगर देखें तो जो ऊपर हेड वाला रीजन है वहां पे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया पाया जाता है जो कि एक सेरेब्रल गैंग्लिया या ब्रेन की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो इसका जो नर्वस सिस्टम है ये पूरा का पूरा जो है पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है और यही कारण है बच्चों कि बहुत इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर कॉकरोच का हेड जो है उसको कट कर दिया जाए, इसका सिर अगर काट दें, फिर भी ये 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। बिना सिर के कॉकरोच 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है। द रीजन फॉर दैट इज कि इसका नर्वस सिस्टम जो है इट इज स्प्रेडेड ऑल अलोंग इट्स लेंथ ऑफ द बॉडी, क्योंकि हेड के पास केवल थोड़ा सा ही नर्वस सिस्टम होता है। यही चीज एनसीईआरटी में देखिए किस तरीके से लिखते हैं। एनसीईआरटी में लिखा गया द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल और बेली पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हेड के पास थोड़ा सा नर्वस सिस्टम है, बाकी मेजर जो नर्वस सिस्टम है वो सब इसकी बेली पार्ट या वेंट्रल पार्ट की तरफ पाया जाता है, स्प्रेडेड होता है। तो इसीलिए आपको ये समझ में आया। सो नाउ यू हैव अंडरस्टैंड दैट इफ हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल सर्वाइव एज लॉन्ग एज 1 वीक। 1 वीक तक ये सर्वाइव कर सकता है अगर इसके हेड को कट कर दिया जाए तो। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? इसके नर्वस सिस्टम के बारे में। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। यहां पे अगर हम देखें
तो कई सारे सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि एंटीना है, आईज है, मैक्सिलरी पल्प है या लैबियल पल्प है, एनल सरसाई है। ये सब सेंसरी स्ट्रक्चर्स की तरह यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, एंटीना और आईज के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया। कंपाउंड आईज होती हैं और इस तरीके के थ्रेड लाइक और फिलामेंटस सेगमेंटेड स्ट्रक्चर एंटीनास भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखते हैं, द कंपाउंड आईज आर सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये जो आई है वो यहाँ पे इस तरीके से ये पाई जा रही है। ठीक है, हेड के डॉर्सल सरफेस पे इस तरीके से ये एक आई यहाँ पे पाई जा रही है और ये कंपाउंड आई होती है। ठीक है, आगे अगर देखें तो कह रहे हैं ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, जिनको सिंगुलर अगर देखें तो ओमेटिडियम कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया अ कॉकरोच रिसीव्स सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को अगर कॉकरोच देखेगा, मान लीजिए इस पेन को अगर कॉकरोच देखता है तो उसको बहुत सारे पेन दिखाई पड़ेंगे और वो बहुत सारी इमेजेस जो बनेंगी उन सब का एक कोलाज बनेगा, उन सबको क्लब करके एक फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होता है। और जब कभी भी ऐसा विजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ विजन इज नोन एज मोज़ैक विजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे विजन को क्या कहेंगे, मोज़ैक विजन। मोज़ैक विजन का मतलब है सेंसिटिविटी होगी ज्यादा और रेजोल्यूशन पावर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखते हैं, विद मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। ठीक है, तो याद रखिए कॉकरोच के अंदर जो मोज़ैक विजन पाया जाता है उसमें सेंसिटिविटी तो होती है ज्यादा लेकिन रेजोल्यूशन पावर क्या होती है, कम होती है। कॉकरोच एक ऑब्जेक्ट की कई सारी इमेजेस को रिसीव करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर या सिस्टम के बारे में, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए कॉकरोच जो है वो डायोसियस होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। यहां पे वन बाय वन हम लोग सबसे पहले मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कॉकरोच का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, पहले इनको समझ लेते हैं फिर इनकी फंक्शनिंग को समझेंगे। सबसे पहले आपको बताया गया टेस्टिस के बारे में। बच्चों टेस्टिस जो होता है ये 4th से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाएगा। ठीक है, 4th से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में अगर हम देखें तो टेस्टिस पाए जाते हैं। ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। इसके बाद अगर देखें तो आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और इसको हम क्या कहते हैं, वास डिफेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वास डिफेंस। इनका काम क्या होता है, स्पर्मेटोजोआस जो हैं, जो स्पर्म्स यहाँ पे बने हैं उनको टेस्टिस से लेके और सेमिनल वेसाइकल तक पहुंचाना। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहां पे वास डिफेंस जो है, वास डिफेंस के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा गया, एनसीईआरटी में वास डिफेंस के बारे में बच्चों लिखा गया है कि वास डिफेंस जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट में खुलती है थ्रू सेमिनल वेसाइकल। आप जब पढ़ेंगे लाइन तो एग्जैक्टली क्या लिखा गया है कि वास डिफेंस ओपन टू द सेमिनल वेसाइकल, ओपन्स टू द इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसाइकल। मतलब वास डिफेंस जो है, ये वाली जो ट्यूब है ये इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होगी, उससे पहले वो कहां होगी, सेमिनल वेसाइकल में होगी। ठीक है, तो ये सेमिनल वेसाइकल है, ये इजैकुलेटरी डक्ट है। इसी डक्ट के थ्रू जो पैकेट ऑफ स्पर्म है वो कॉपुलेशन के थ्रू क्या होगा, बाहर निकलेगा कॉपुलेशन के समय पे। ठीक है, फिर यहां पे अगर देखें तो ये सब फेलोमियस बताए गए हैं, ये सब एक्सटर्नल जेनेटिलियाज होते हैं बच्चों, और ये काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स इनको एनसीईआरटी में लिखा गया। जैसे राइट फेलोमियर की बात करें, वेंट्रल फेलोमियर की बात करें या ट्यूटिलेटर की बात करें, लेफ्ट फेलोमियर की बात करें, तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इनको एनसीईआरटी ने क्या लिखा, दीज आर एक्सटर्नल जेनेटिलियाज व्हिच आर काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर गोइंग टू हेल्प इन कॉपुलेशन। किसमें हेल्प करेंगे, कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे। यहीं पे आपके पास कॉडल स्टाइल या एनल स्टाइल भी पाया जाता है। ठीक है, जो कि केवल और केवल मेल में होता है। ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे आप देखिए कुछ ग्लैंड्स होती हैं, फैलिक ग्लैंड पाई जाती है, इसी को हम कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, फैलिक ग्लैंड को क्या कहते हैं, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए स्मॉल ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब स्मॉल ट्यूब्यूल्स और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये मिलके मशरूम ग्लैंड बनाती हैं। ठीक है, इनका जो शेप है वो मशरूम की तरह बडिंग इस तरीके से दिखता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मशरूम ग्लैंड। और ये जो मशरूम ग्लैंड होती हैं इनके बारे में बच्चों लिखा गया, ये 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाएंगी। ठीक है, तो 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में इस तरीके की मशरूम ग्लैंड पाई जाती हैं जिसमें स्मॉल ट्यूब्यूल और लॉन्ग ट्यूब्यूल होती हैं। ठीक है, तो ये हमने यहां पे देखा। अच्छा, स्मॉल ट्यूब्यूल को यूट्रिकुलाई ब्रेवियरस भी कहा जाता है और लॉन्ग ट्यूब्यूल को यूट्रिकुलाई मेजोरस भी कहा जाता है। ठीक है, ये इनके अदर नेम्स हैं। ठीक है, बाकी मेनली आपको याद रखना है, इनको हम मशरूम ग्लैंड्स कहते हैं और ये 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, फिर आगे देखें बच्चों, तो ये हमने इनके सारे स्ट्रक्चर्स जो थे उनके बारे में जाना।
अब हम इसकी फंक्शनिंग को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्या हुआ, सीक्वेंस को समझेंगे। सबसे पहले टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्म जो बने टेस्टिस में वो इस वास्ट डिफेंस के थ्रू कहां पहुंचे, सेमिनल वेसिकल के पास। कहां पहुंचे, सेमिनल वेसिकल के पास। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको सेम फ्लो मिलेगा, ठीक है। अब देखिए टेस्टिस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ, यहां से ये वास्ट डिफेंस के थ्रू कहां पहुंचा, सेमिनल वेसिकल में पहुंचा। सेमिनल वेसिकल में इनको ग्लू किया गया, इनके पैकेट्स बनाए गए, ठीक है। स्पर्म्स जो कि टेस्टिस में बने थे, वो स्पर्म्स जब कहां पहुंचे, ये स्पर्म्स जब पहुंचे सेमिनल वेसिकल में, तो वहां पे इन सेमिनल वेसिकल में पहुंचने के बाद सेमिनल वेसिकल ने एक सिक्रीशन सिक्रीट किया है, ग्लू जैसा सिक्रीशन सिक्रीट किया, जिससे इन स्पर्म्स के बंडल बन गए, छोटे छोटे बंडल्स में ये क्या हो गए, वहां पे बन गए, ठीक है। अब ये जो पैकेट ऑफ स्पर्म या बंडल ऑफ स्पर्म बना, ये सेमिनल वेसिकल के अंदर रहेगा जब तक कॉपुलेशन नहीं होता है, ठीक है। जब तक कॉपुलेशन नहीं होता तब तक ये कहां रहेगा, सेमिनल वेसिकल में रहेगा। और सेमिनल वेसिकल में बच्चों ये जो स्पर्म्स यहां पे पैकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ग्लू हो चुके हैं, जो इनको नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा, स्मॉल ट्यूब्यूल करेगी। कौन करेगा, स्मॉल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहां पे जब ये सेमिनल वेसिकल में प्रेजेंट है तो इनको नरिशमेंट कौन दे रहा है, स्मॉल ट्यूब्यूल दे रही है। और इसी के साथ साथ जब स्मॉल ट्यूब्यूल ने नरिशमेंट दिया तो उसी के साथ साथ हम देखें तो इसके ऊपर एक आउटर कवरिंग बना दी जाती है। और ये आउटर कवरिंग किसने बनाई, ये आउटर कवरिंग बनाई लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ने। किसने बनाई, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ने, ठीक है। और अब ये जो स्ट्रक्चर यहां पे हमको दिख रहा है, जिसमें पैकेट ऑफ स्पर्म है, स्पर्म ग्लू हो चुके हैं, उसके ऊपर एक कवरिंग है, ऐसे ही स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है स्पर्मेटोफोर। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफोर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्पर्मेटोफोर कहा जाता है, पैकेट ऑफ स्पर्म है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इजैकुलेशन का समय आएगा, जब कॉपुलेशन का टाइम आएगा, तब ये सिंगल लेयर वाला जो स्पर्मेटोफोर है ये सेमिनल वेसिकल से निकल के इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा। कहां जाएगा, सेमिनल वेसिकल से निकल के इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा। और बच्चों जब ये इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा तो क्या होगा, इजैकुलेटरी डक्ट इसके ऊपर एक और लेयर इस तरीके से बना देगी, ठीक है। तो ये सेकेंड लेयर जो है वो किसने बनाई, इजैकुलेटरी डक्ट ने। और पहली वाली जो लेयर है वो किसने बनाई, लॉन्ग ट्यूब्यूल ने बनाई, ठीक है। अब इस पैकेट ऑफ स्पर्म के ऊपर एक और लेयर बन गई, और ये लेयर किसने बनाई, इस इजैकुलेटरी डक्ट ने बना दी, ठीक है। अब क्या होगा, इस तरीके से ये जो दो लेयर वाला जो पैकेट ऑफ स्पर्म है, जिसको हम स्पर्मेटोफोर बोल रहे हैं, ये कॉपुलेशन के समय क्या होगा, यहां से बाहर निकलेगा, मेल की बॉडी से बाहर निकलकर फीमेल की बॉडी में पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा मेल के अंदर किस तरीके का सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अब समझते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, फिर मैं आगे आपको कनेक्ट करके बताऊंगा इस पैकेट ऑफ स्पर्म का आगे क्या हुआ, ठीक है। अभी तक आपने क्या समझा, यहां पे टेस्टिस ने स्पर्म बनाया, वास्ट डिफेंस से कहां पहुंचा, सेमिनल वेसिकल में, जहां पे इसको ग्लू किया गया, उसके पैकेट्स बनाए गए, और फिर उसको नरिशमेंट किसने दिया, स्मॉल ट्यूब्यूल ने। और उसके ऊपर पहली कवरिंग किसने लगाई, लॉन्ग ट्यूब्यूल ने। दूसरी कवरिंग कब लगी, कॉपुलेशन के समय, जब ये इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचा तो उसके ऊपर दूसरी कवरिंग किसने लगाई, इजैकुलेटरी डक्ट ने। और इसी तरीके से दो लेयर की स्पर्मेटोफोर जो है वो इजैकुलेशन के समय बाहर निकलती है, ठीक है। अब देखते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, ये ओवरीज। ओवरीज की अगर बात करें तो ओवरीज के बारे में कहा जाता है ये सेकंड से लेके सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती हैं, ठीक है। सेकंड से लेके सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में ओवरीज पाई जाती हैं। और हर ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल्स होती हैं। हर ओवरी के अंदर क्या होती हैं, 8 ओवेरियोल्स होती हैं, जिनमें अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में ओवम पाए जाते हैं, ठीक है। हर ओवरी के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होगा, 8 ओवेरियोल्स होंगी। जैसे मान लीजिए ये एक ओवेरियोल है, और इस ओवेरियोल में अगर हम देखें तो अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में ये ओवम जो है वो पाए जाएंगे, ठीक है। यही बात एनसीईआरटी ने लिखी है कि इन ईच ओवेरियोल इन डेवलपमेंट, जो अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में है, उसमें ओवम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हर ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल्स हैं, और टोटल कितनी हो गई, 16 ओवेरियोल्स हो गई, ठीक है। अब देखिए जो ओवरीज हैं उनके आगे जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहा गया, ओविडक्ट कहा गया। क्या कहा गया, ओविडक्ट। और ये दोनों जो ओवरीज की ओविडक्ट हैं ये मिलके एक कॉमन ओविडक्ट बनाती हैं, और इसी कॉमन ओविडक्ट को बच्चों हम क्या कहते हैं, वैजिना कहा जाता है, ठीक है। तो कॉमन ओविडक्ट को वैजिना बोला गया, और ये ऊपर वाले जो अलग अलग ओविडक्ट है ये सब सिंपल ओविडक्ट है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें बच्चों तो ये जो ओविडक्ट यहां पे है, इसमें अगर हम देखें तो यहां पे एक और स्ट्रक्चर पाया जा रहा है इसी ओविडक्ट के ऊपर, और इस स्ट्रक्चर को हमने
हमने बोला बच्चों स्पर्म थीका। क्या बोला? स्पर्म थीका। ठीक है, अब ये जो स्पर्म थीका है ये स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करता है। क्या करेगा? स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, वन पेयर होता है बच्चों, एक बड़ा है और एक छोटा है, एसिमेट्रिकल होते हैं ये। वन पेयर स्पर्म थीका पाया जाएगा, फीमेल के अंदर है। याद रखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, नाम जरूर है, ठीक है, लेकिन ये है किसका पार्ट? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे ही आके स्पर्म्स जो है वो स्टोर होंगे। ठीक है, तो स्पर्म थीके हो गया। और यहां पे देखें तो ये हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसको क्या बोला गया? कोलेटेरियल ग्लैंड्स कहा गया। ठीक है, फिर नीचे हम देख पा रहे हैं यहां पे जेनिटल चैम्बर है, नीचे की तरफ वेस्टिबुलम है जहां पे गोनापोफाइसिस पाए जाते हैं, प्लेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, और ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? जेनिटल पाउच का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा। अब आते हैं वापस मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म में हमने क्या समझा था अभी तक कि जो मेल इजैकुलेटरी डक्ट है वहां से 2 लेयर वाला जो स्पर्मेटोफोर था वो बाहर निकल चुका था। कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया था, 2 लेयर वाला जो स्पर्मेटोफोर था। कलर्स को माइंड नहीं करेंगे, ठीक है, अभी आप ये समझिए कि इस तरीके से स्पर्म्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं और ये 2 लेयर्स हैं। ठीक है, कलर जो पहले थे उससे डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं लेंगे। ये 2 लेयर वाला स्पर्मेटोफोर, इस तरीके का स्पर्मेटोफोर बाहर निकला था। ठीक है, अब ये जो इस तरीके का स्पर्मेटोफोर यहां से बाहर निकला और ये कहां गया? जब मेल की बॉडी से बाहर निकला तो ये पहुंच गया फीमेल के जेनिटल चैम्बर में। कहां पहुंचा? फीमेल के जेनिटल चैम्बर में। मेल ने क्या किया? अपने एक्सटर्नल जेनिटेलियाज की हेल्प से, टिटिलेटर, स्यूडोपेनिस ऐसे स्ट्रक्चर्स की हेल्प से फीमेल के जेनिटल चैम्बर को ओपन किया और उस जो स्पर्मेटोफोर है उसको फीमेल के जेनिटल चैम्बर तक पहुंचा दिया। इसी को कहा गया कॉपुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला? कॉपुलेशन हुआ। ठीक है, तो जब ये स्पर्मेटोफोर 2 लेयर वाला फीमेल की बॉडी में पहुंच गया तब क्या होगा? जैसे ही ये स्पर्मेटोफोर इजैकुलेटरी डक्ट से फीमेल के जेनिटल चैम्बर में पहुंचा, उसी के साथ तुरंत बच्चों मेल ने क्या किया? मेल की फैलिक ग्लैंड ने एक और लेयर इसके ऊपर बना दी। तो इस तरीके से स्पर्मेटोफोर के ऊपर कितनी लेयर्स बन गई? 3 लेयर्स बन गई। कौन कौन सी लेयर्स किसने बनाई? सबसे अंदर वाली लेयर लॉन्ग ट्यूब्यूल ने बनाई, बीच वाली लेयर इजैकुलेटरी डक्ट ने बनाई और बाहर वाली लेयर फीमेल की बॉडी में बनी और ये किसने बनाई? ये फैलिक ग्लैंड ने बनाई। ठीक है, अब जब ये लेयर्स इस तरीके से यहां पे बन चुके हैं, अब क्या होगा बच्चों? ये इसके अंदर चिपका हुआ रहेगा फीमेल के जेनिटल चैम्बर में और कुछ समय में क्या होगा? धीरे धीरे ये जो स्पर्म्स हैं वो सब यहां से बाहर निकलेंगे और स्पर्म्स यहां से जाके कहां चले जाएंगे? ये जो स्पर्म थीके वाला स्ट्रक्चर है इसके अंदर चले जाएंगे। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्पर्म थीके वाला, इसके अंदर चले जाएंगे, सारे के सारे स्पर्म्स यहां पे भर जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? जब यहां पे मैच्योर ओवम जो ओवेरियोल है वहां से मैच्योर ओवम जब नीचे आएगा तो ये सब कहां पहुंचेगा? जेनिटल चैम्बर में। और जैसे ही ओवम जेनिटल चैम्बर में आएगा तुरंत इस स्पर्म थीके में जो ये स्पर्म्स भरे हुए हैं वो भी कहां आ जाएंगे? जेनिटल चैम्बर में। इस तरीके से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों जेनिटल चैम्बर में है, मतलब फर्टिलाइजेशन कहां होगा? जेनिटल चैम्बर के अंदर होगा, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहां पे हो रहा है। ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन यहां पे हो गया इसके जेनिटल चैम्बर में, तुरंत क्या होगा? ये कोलेटेरियल ग्लैंड जो है वो इसके चारों तरफ एक कवरिंग सिक्रीट कर देगी, एक लेयर बना देगी और अब इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे? ऊथिका। क्या कहेंगे? ऊथिका। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पे वही चीज लिखी गई है कि फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन कोलेटेरियल ग्लैंड फॉर्म्स अ कॉमन एग केस, और उसी एग केस को क्या कहा हमने? ऊथिका कहा। अब देखिए एक फीमेल जो है वो 9 to 10 ऐसे ऊथिकास बनाती है और हर ऊथिका के अंदर अगर अपन देखें तो यहां पे क्या होते हैं? यहां पे हर ऊथिका के अंदर अगर हम देखें तो यहां पे 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 7 की या 8 की 2 रोज में फर्टिलाइज्ड एग्स अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये बन गया क्या? ऊथिका बन गया। अब आप देखिए ऊथिका के बारे में एक और चीज लिखी गई। ऊथिका जो डार्क रेडिश या ब्लैकिश ब्राउन कलर का कैप्सूल होता है और इसकी लेंथ के बारे में बताया गया, ये 3/8 इंचेस या 8 mm लॉन्ग होता है। ठीक है, अब फीमेल क्या करेगी? फीमेल इस ऊथिका को लेके जाएगी एक डार्क प्लेस पे, मॉइस्ट प्लेस पे जहां पे रिलेटिवली ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ऐसी जगह पे जहां पे फूड की अवेलेबिलिटी हो वहां पे ले जाके इसको नीचे ड्रॉप कर देगी, ग्लू कर देगी और फिर क्या होगा? धीरे धीरे इसमें से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा ऊथिका के अंदर और यहां से निम्फल स्टेजेस बाहर आएंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट में देखिए क्या बताया गया? डेवलपमेंट ऑफ एग इनसाइड द ऊथिका। कहां होगा? इनसाइड
इनसाइड द ऊथिका, जो फर्टिलाइज्ड एग्स ऊथिका के अंदर थे वहां पे ही क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखते हैं, इस पूरे डेवलपमेंट में समय कितना लगेगा, 4 to 8 वीक्स। कितना समय लग सकता है, 4 to 8 वीक्स का टाइम लगेगा। डेवलपमेंट है पोरोमेटाबोलस। पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होना, मतलब धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस होना, धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आना। यहां पे अगर देखें बच्चों तो यहां पे निम्फल स्टेजेस के थ्रू ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है और 13 मॉल्टिंग्स पाई जाती हैं। कितनी, 13 मॉल्टिंग्स पाई जाती हैं, मतलब 13 टाइम्स इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, तब जाके एक अडल्ट कॉकरोच का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखते हैं, द निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट। निम्फ जो होता है वो लगभग एडल्ट के जैसा दिखता है। ठीक है, द निम्फ ग्रोज बाय मॉल्टिंग्स अबाउट 13 टाइम्स। 13 टाइम्स, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13 टाइम्स मॉल्टिंग होती है टू रीच द अडल्ट फॉर्म। ठीक है, अब आती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की, लिखते हैं द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स बट ओनली अडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। विंग्स जो हैं वो केवल और केवल अडल्ट कॉकरोच के अंदर होंगे, या इससे पहले वाली जो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज है वहां पे अगर हम देखें तो विंग्स तो नहीं होंगे, केवल क्या होंगे, विंग पैड पाए जाएंगे। ठीक है, तो विंग्स केवल और केवल कहां होंगे, अडल्ट कॉकरोच के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, निम्फ चेंज होता है अडल्ट कॉकरोच में और पूरा समय कितना लगता है, 1 साल का समय यहां पे लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों हमको कॉकरोच के बारे में पढ़नी थी। कॉकरोच जो होते हैं वो पेस्ट की तरह होते हैं, काफी डिजीजेस को स्प्रेड करने में काम करते हैं और इनका ऐसा कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें या सिग्निफिकेंस देखें वो नहीं मिलता है, ऐसा एनसीईआरटी में बताया गया है। ठीक है, तो बच्चों हमने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से